बढ़ गई है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से इंडिगो की फिलहाल 3 फ्लाइट आज भी कैंसिल कर दी गई, जिसमें कि रांची पटना, रांची पुणे और रांची मुंबई की फ्लाइटें शामिल है। फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से कर्नाटक से पारसनाथ घूमने पहुंचे तीर्थयात्री हर्ष और कुंदन रांची एयरपोर्ट पर बेहद ही परेशान नजर आए। उन्होंने ये बताया कि पिछले 3 दिनों से वो रांची में फंसे हुए हैं। बेंगलुरु के फ्लाइट का किराया अब बढ़कर के 6,000 से 26,000 हो गया है। परिवार में कुल 10 लोग हैं और 2.5 लाख रुपए विमान का किराया चुकाना उनके लिए बहुत ही महंगा है, उनके बस की बात नहीं है। लिहाजा वो रांची में ही एक धर्मशाला में रहने को मजबूर हैं और कर्नाटक अपने परिवार और दोस्तों से बात कर पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं। आपको बता दें कि रांची एयरपोर्ट से इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संजय कुमार सिन्हा। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से इंडिगो के विमान सेवा परिचालन पर असर आज भी दिख रहा है और आज सुबह इंडिगो की 3 फ्लाइट कैंसिल बताई जा रही है। खासकर रांची से पुणे जाने वाली, रांची से पटना और रांची से मुंबई जाने वाली 3 फ्लाइट फिलहाल कैंसिल है। और जो यात्री यहां पहुंच रहे हैं उन्हें जानकारी मिल रही है कि फ्लाइट कैंसिल है। क्या आप लोग को इससे पहले जानकारी नहीं मिली? हमको कुछ भी पहले जानकारी नहीं मिला था। एक्चुअली हमारा फ्लाइट पाटना से था, पाटना से कैंसिल हो गया। वो 2-3 घंटा पहले हमको मैसेज आया। हम 2 दिन से घूम रहे हैं। हमारा पहले का टिकट जो 6,000 में बना था, अभी 26,000 का टिकट मांग रहे हैं। तो हमको 26,000 के टिकट 26,000 का टिकट मांग रहे हैं। हम इधर तीर्थ यात्रा के लिए पधारे थे। तो 10 लोग का हमारा है टीम है, तो 10 लोग के लिए 2.5 लाख से ऊपर पड़ रहा है। तो हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम वापस इतना अफोर्ड करके जा सकते हैं। कोई गवर्नमेंट से कोई दूसरा अरेंजमेंट भी नहीं हो पाया। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम बेंगलुरु से आए, इधर तीर्थ यात्रा पारसनाथ शिखर जी यात्रा के लिए आए थे इधर। और आप यहाँ पर आए थे, जब आप लोग वहाँ से चले थे तो कितना लगा था फेयर आप लोग को? हमारा 6,500 का एक टिकट था। अभी इधर 26,000 पूछ रहे वापस जाने का फ्लाइट का। समझ जाइए किस तरीके से लूट मची है। यात्री परेशान है। कर्नाटक से पारसनाथ तीर्थ यात्रा पर झारखंड पहुंचे थे, रांची पहुंचे थे और वापसी की फ्लाइट बताई जा रही है कि वही 6,000 की टिकट हो गई 26,000। 10 लोग हैं, तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा कीमत हो गई है। परेशान तो होंगे आप भी? हाँ सर, जरूरी है सर, 100% परेशानी है। पैसा भी नहीं है, क्या करना इधर आके। कौन भी पूछा है तो भी नहीं दे रहा है मेरे को। इधर ऑनलाइन वाला भी तो तकलीफ है, आ रहा नहीं, पैसा भी आ रहा नहीं। क्या करना इधर, पैसा कौन देता है इधर? बता रहे हैं कि 6,000 का जो फेयर था वो बढ़कर हो गया है 26,000 रुपये। ऐसे में आम यात्रियों के सामने समस्या यह है कि उतना पैसे लाए कहाँ से। राजधानी रांची में रहने की समस्या है सो अलग। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। चलिए बात अब मौसम के मिजाज की कर लेते हैं। तो देखिए, झारखंड में ठंड का असर अब साफ तौर पर दिखने लगा है। रांची समेत कई जिलों में तापमान लगातार गिर रहा है, जिससे कि जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सुबह शाम कड़ाके की ठिठुरन महसूस की जा रही है। उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं ने सर्दी को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। अभी राहत के आसार कम है। आपको बता दें कि रांची के कांके में आज न्यूनतम पारा 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बता दें कि शनिवार को कांके का न्यूनतम पारा 4.5 डिग्री सेल्सियस था और रांची के अलावा गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पलामू, गढ़वा समेत 10 जिलों में शीतलहर चलने के कारण येलो अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। राजधानी रांची समेत राज्य भर में पारा लगातार नीचे जा रहा है और कनकनी बढ़ती जा रही है। आज रविवार को कांके का न्यूनतम पारा 4 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि शनिवार को कांके का न्यूनतम पारा 4.5 डिग्री के करीब रहा। मैकलुस्कीगंज की बात करें या फिर गुमला जिले की बात करें, वहाँ भी पारा 3 डिग्री के करीब है। कुल मिलाकर ओस अब जम जा रही है। राजधानी रांची में लगातार बर्फीली हवाएं चल रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची का भी पूर्वानुमान है कि आज जो है आसमान में हल्की धुंध और बादल रहेगी, लेकिन कल सोमवार से मौसम साफ रहेगा। कुल मिलाकर पारा लगातार नीचे जाने से लोग परेशान हैं। मतलब ये सर, जो लगातार जो पारा 2 दिन से नीचे जाना शुरू हुआ, ठंड को कैसे अनुभव कर रहे हैं? बहुत ज़बरदस्त ठंड है, सब बहुत परेशानी है भाई। ठंड से इतनी परेशानी, जनजीवन अस्त व्यस्त है, लोगों का जीवन मुहाल है। जिंदगी के हर काम मुश्किलें पड़ी हुई है भाई। मॉर्निंग वॉक में आ रहे हैं? फिर भी मॉर्निंग वॉक में आ जाते हैं, कोशिश करते हैं मॉर्निंग वॉक, लेकिन लेट आते हैं, लेकिन आते हैं डेली। जो ये बता दें कि उत्तर भारत में जो बर्फबारी हो रही है, बर्फीली हवाओं का प्रवेश झारखंड में हो रहा है, उसका असर
झारखंड के तमाम जिलों में देखा जा रहा है। खासकर राजधानी रांची की बात करें तो यहाँ पारा लगातार नीचे जा रहा है और आज भी रांची का पारा सुबह में 7 डिग्री सेल्सियस से करीब रहा, यानी पारा से जो कांके का जो न्यूनतम पारा है उससे 3 डिग्री ज़्यादा। कुल मिलाकर समझ आइए कि आने वाले समय में पारा लगातार और नीचे जाने का पूर्वानुमान है और लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। झारखंड के 10 जिलों में आज रविवार को येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुल मिलाकर मौसम से सतर्क रहिए, बचकर रहिए। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। इसी बीच देखिए रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां जगन्नाथपुर में महिला की हत्या की गई है। महिला की गला रेतकर हत्या की गई। घर में रखे जेवर लेकर के अपराधी फरार हो गया। आपको बता दें कि अपराधियों की पहचान में पुलिस जुट गई है। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। हत्या से हड़कंप मचा है। रांची से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। जगन्नाथपुर में महिला की हत्या की गई। महिला की गला रेत करके हत्या की गई और घर में रखे सारे जेवरात लूट करके अपराधी वहां से फरार हो गया। हालांकि पुलिस अब एक्शन मोड में नजर आ रही है और अपराधियों की पहचान करने में जुटी है। चलिए अब रुक कर लेते हैं झारखंड की सियासी खबर का। तो राज्य से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। 8 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक होने वाली है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। आपको बता दें कि अनुपूरक बजट पेश होने के बाद यह बैठक की जानी है। बैठक में कई अहम निर्णय लिए जाएंगे। पेसा कानून पर फैसला लिया जा सकता है। कई विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। बड़ी खबर आपको इस वक्त राजधानी रांची से बता रहे हैं। 8 दिसंबर को कैबिनेट की यह बैठक और यह बैठक बेहद ही अहम इस सरकार के लिए मानी जा रही है, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन मौजूद रहेंगे और सीएम हेमंत सोरेन की ही अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। अनुपूरक बजट पेश होने के बाद यह बैठक और बैठक में कई अहम निर्णय राज्यवासियों के लिए लिए जा सकते हैं। 8 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कि पेसा नियमावली सहित कई प्रस्तावों पर निर्णय की संभावना है और इसको लेकर के जेएमएम ने इसे सरकार की प्रतिबद्धता बताया है। जबकि बीजेपी ने आरोप ये लगाया कि सरकार वोट बैंक के दबाव में पेसा कानून लागू नहीं करना चाहती। नियमावली को बिना डाइल्यूट किए हुए सरकार को पेश करना चाहिए। मंत्रियों की आपत्ति अगर जेन्युइन है तो बात सही है, लेकिन यहाँ तो कुछ लोग ऐसे भी है ना जो चर्च से गाइड होते हैं और चर्च कभी नहीं चाहता है कि रूढ़िवादी व्यवस्था झारखंड में लागू हो, जिससे जितने कन्वर्टेड आदिवासी हैं उनको ग्राम समाज में जगह नहीं मिलेगी। इसीलिए चर्च पीछे बैकग्राउंड से पुरजोर विरोध कर रहा है पेसा कानून का। और ये पेसा लागू करने को लेकर अगर किसी ने आवाज उठाई, किसी ने लड़ाई लड़ी, तो वो था झारखंड मुक्ति मोर्चा और दीपक बिरुआ सरीखे नेता हमेशा मुखर रहे हैं इस विषय पर। हम लोगों ने मांग रखी थी, हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, काफी जद्दोजहद के बाद पेशा कानून लागू होने का मार्ग प्रशस्त हुआ। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि पेसा एक्ट के क्या नियम हैं और इससे क्या फायदा होने वाला है। देखिए, स्थानीय संसाधनों पर गांव के लोगों का अधिकार होगा। जमीन, खनिज संपदा, लघु, और देखिए ये आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं कि पेसा कानून से क्या फायदे होने वाले हैं। अगर ये एक्ट लागू होता है तो उससे क्या फायदे राज्यवासियों को होंगे। देखिए, स्थानीय संसाधनों का फायदा होगा। जमीन, खनिज संपदा, लघु विनोपज की सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा। तो ये अगर पेसा एक्ट लागू किया जाता है तो ये फायदे होने वाले हैं। सामुदायिक वन प्रबंधन समितियां हर साल माइक्रो प्लान बनाएंगे और उसे लागू करेंगे। आपको बता दें कि सामुदायिक वन प्रबंधन समिति का गठन भी ग्राम सभा द्वारा किया जाना है। तो पेसा एक्ट लागू होने के बाद ये फायदे होंगे। बिना ग्राम सभा की सहमति के किसी भी प्रोजेक्ट के लिए गांव की जमीन अधिग्रहित नहीं की जाएंगी। गैर जनजातीय व्यक्ति जमीन पर गलत तरीके से कब्जा नहीं कर सकेगा। कोई ऐसा अगर करता है तो ग्राम सभा को दखल देने का अधिकार भी उसमें होगा। ग्राम सभा कब्जा की हुई जमीन फिर से आदिवासी को दिला सकेगी। यदि ग्राम सभा को कोई कठिनाई होती है तो अधिकारियों से वो मदद ले सकती है। आपको बता दें कि पटवारी और बीट गार्ड हर साल ग्राम सभा को गांव की जमीन और वन क्षेत्र के नक्शा खेसरा B1 में उसको शामिल करेगा। राजस्व रिकॉर्ड में गलती पाए जाने पर ग्राम सभा सुधार के लिए अनुशंसा कर सकेगी। तो इस तरीके से इस एक्ट को लागू किया जाना है। ग्राम सभा की अनुशंसा के बगैर खनिज के सर्वे, पट्टा देने या फिर नीलामी की कार्रवाई नहीं होगी। इसके साथ ही खनिज पट्टों
इसकी स्वीकृति अनुसूचित जनजाति की सहकारी समितियों, महिला आवेदकों को अपनी श्रेणियों में प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये कुछ जो ऐसे नियम हैं वो बनाए गए हैं। तो आपको बता दें कि जो पेसा एक्ट लागू होगा उसके क्या क्या नियम होंगे वो हमने आपको बताया। इसी बीच देखिए, हजारीबाग से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां वन भूमि घोटाले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है जेल। तो एसीबी सूत्रों के मुताबिक एसीबी देर रात और लोगों को भी डिटेन करती है। आपको बता दें कि जेल में बंद आईएएस विनय चौबे, कारोबारी विनय सिंह और पूर्व अंचल अधिकारी शैलेश कुमार से जुड़ा यह पूरा मामला सामने आया है। तत्कालीन अंचल अधिकारी अलका कुमारी भी वो देखिए बन चुकी हैं और सरकारी गवाह वो बनी है। एसीबी ने कहा है कि परत दर परत जांच की जा रही है और गिरफ्तारियां संभव है। मामले में एसीबी की टीम ने आज एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है और इस कार्रवाई में 8 लोगों को जो है एसीबी के कार्यालय में घंटों पूछताछ किया गया बुलाकर। उसके बाद जो है सभी को देर शाम न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बात कर ले तो जेल में बंद आईएएस विनय चौबे को भी जो है एसीबी की टीम ने हजारीबाग का एसीबी कार्यालय लाई और उनसे भी जो है घंटों तक पूछताछ की है। बात कर ले तो इस मामले में जो है तत्कालीन जो सीओ शैलेश कुमार है वो भी फिलहाल जेल में बंद है। विनय सिंह जो एक बड़े व्यवसायी है वो भी बंद है। अगर बात कर ले तो इस लिस्ट में जो है 70 से भी अधिक लोगों का जो है वो नाम शामिल है। देखने वाली बात होगी कि लगातार जो एसीबी की टीम वन भूमि घोटाले मामले में कार्रवाई कर रही है, इसमें से जो है और भी अन्य जिन लोगों का नाम सामने आया है, यानी कई व्यवसायिक वर्ग के लोग हैं। अगर बात कर ले तो अंचल अधिकारी के कर्मी है, अधिकारी है, साथ ही साथ जो है कई नकाबपोशों का भी नाम आया है। उन लोगों तक जो है एसीबी की टीम कब तक पहुंचती है और उन्हें जो है गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने का काम करती है। लेकिन बात कर ले जो आज 8 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का एसीबी की टीम ने काम किया है, वो वैसे लोग थे जो वन भूमि घोटाले में यानी जमीन की खरीद बिक्री करने में जो है मध्यस्थता का काम कर रहे थे। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। चलिए इसी बीच आपको जमशेदपुर से खबर बताएं, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी किए जाने के मामले में पूर्व मंत्री दुलाल भुइया की मुश्किलें बढ़ गई है। जेएमएम के केंद्रीय सदस्य प्रमोद दलाल ने आपको बता दें कि सीताराम डेरा थाना में प्राथमिकी इस पे दर्ज भी कराई है और ये कार्रवाई 28 नवंबर 2025 को दलाल भुइया के संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री पर अपमानजनक टिप्पणी करे जाने के बाद की गई है। धर्मडरा थाना में एफआईआर किए हैं, लिख के दिए हैं और कहे बड़ा बाबू को एफआईआर कीजिए, दफा लगाइए और इस पर कार्रवाई कीजिए। भारतीय दंड संहिता के तहत 352 के तहत किसी को भी सम्मानित पद पर रहने वाला व्यक्ति को हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को अपशब्द कहा है, इसलिए इस पर कार्रवाई हो। तो झारखंड में मचे सियासी हलचल के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देवघर पहुंचे और कई कार्यक्रम में वो शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला भी उन्होंने बोला। जेपी नड्डा ने कहा कि देश में बीजेपी को छोड़ करके सभी पार्टियां वंशवादी कर रही हैं और नड्डा के झारखंड दौरे के बाद क्या है सियासी इसके मायने, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है। पहले दिल्ली में सीएम हेमंत, अब झारखंड में नड्डा। जी हां, झारखंड के सत्ता का समीकरण भले स्थिर दिखता हो, लेकिन भीतर खाने बदलाव की आहट तेज है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि हेमंत सोरेन बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं। इन सभी सियासी हलचलों के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी झारखंड आ गए, जिसने इस अफवाह की आग को और हवा दे दी। 2 दिवसीय देवघर दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वंशवाद को लेकर सभी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। देवघर के ठाड़ी दुलमपुर में जिला भाजपा कार्यालय के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा उनका मजाक उड़ाकर आदिवासी अस्मिता का अपमान किया है। कांग्रेस की राजनीति थी समाज को बांटो, खंडित करो, वोट बैंक को अलग अलग तरीके से देखो और खंडित समाज में से सीमित वोट लेकर के सरकार चलाओ। ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये जातिवाद की राजनीति, ये इलाकेवाद की राजनीति, ये भाई भतीजावाद की राजनीति,
ये वंशवाद की राजनीति, ये सभी राजनीति कांग्रेस के सामने जन्मी, पनपी और आगे बढ़ी। मंच से जेपी नड्डा ने बीजेपी के विस्तार को समझाया और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कोशिश की। कहा, जब झारखंड का नंबर आएगा तो हमारे कार्यकर्ता यहाँ भी कमल खिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एनडीए 20 राज्यों में राज कर रहा है और 13 में विशुद्ध राज कर रहा है। और याद रखिएगा, अभी 14-15 होगी, आगे बढ़ेंगे और जब झारखंड का नंबर आएगा तो आप हमारे कार्यकर्ता यहां भी फिर से आप कमल खिलाएंगे, इस बात का हमको विश्वास है। जनसभा में पहुंचने से पहले जेपी नड्डा ने बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, नवनिर्मित बीजेपी जिला कार्यालय का उद्घाटन किया, बीजेपी प्रदेश कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। यही नहीं, शुक्रवार देर रात बीजेपी प्रदेश स्तर के नेताओं के साथ बैठक भी की थी। अब तो ये समय ही बताएगा कि जेपी नड्डा के इस दौरे के क्या मायने। कोयला और जो बालू है उसकी तस्करी कर रही है और इसको पूरा का पूरा संरक्षण जो है वर्तमान सरकार का प्राप्त है, ऐसा आरोप जेपी नड्डा ने लगाया है। साथ ही साथ जो है जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं उसको यहाँ पर जेपी नड्डा ने यहाँ पर रखा है। नितेश कुमार, न्यूज़ 18, देवघर। देवघर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घुसपैठ पर दिए गए बयान पर कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता किशोरनाथ शाहदेव ने यह बताया है कि अगर झारखंड में कहीं घुसपैठ है तो वो केंद्र की विफलता है, राज्य की विफलता नहीं। श्रीमान जेपी नड्डा जी ने झारखंड के देवघर में घुसपैठियों को लेकर के जो बयान दिया है, उन्होंने खुद के विफलता को उजागर करने का काम किया है। अगर राज्य में कहीं से घुसपैठिए घुसे हैं सीमा पार करके, तो ये केंद्र की सरकार की विफलता है, सीमा सुरक्षा बल की विफलता है। देखिए, देवघर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घुसपैठ पर दिए गए बयानों को लेकर के एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। जेएमएम में पलटवार करते हुए ये पूछा कि अगर घुसपैठ हुआ तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। पार्टी प्रवक्ता मनोज पांडे ने यह कहा कि बीजेपी लगातार घुसपैठ मामले को लेकर के चुनाव में इसे उठाती रही है, लेकिन चुनाव में पटकनी मिलने के बावजूद बीजेपी को होश नहीं आ रहा कि वो उन्होंने ये भी कहा कि वहीं बीजेपी ने घुसपैठ के मुद्दे को चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि विचारधारा की लड़ाई बताया है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि घुसपैठियों के लिए राज्य में रेड करवाना और रेड कारपेट देखिए बिछाया जा रहा है। किधर से आए वो? आसमान से टपक गए क्या? गृह मंत्री की विफलता पूरी तरह से उजागर हो गई। अगर घुसपैठिए यहां है तो क्या करती है सीमा सुरक्षा बल? और घुसपैठिया एक ही विषय पर जो आप लगातार चुनाव से हम लोग सुन रहे हैं, यहां की जनता ने पटकनी दे दी, तब भी होश नहीं आया इन लोगों को। देखिए, घुसपैठ का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, बल्कि यह हमारी विचारधारा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जहां पर हम यह मानते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में सरकार चुनने का अधिकार केवल और केवल भारत के नागरिकों को है, ना कि घुसपैठियों को है। सरायकेला ईचागढ़ विधायक सविता महतो ने क्षेत्र के लोगों को बड़ी सौगात दी है। जहां कपाली नगर परिषद के 21 वार्ड में विधायक सविता महतो ने 3 करोड़ की लागत से 23 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। क्षेत्र में नाली, सड़क और मूलभूत समस्याओं से लोगों को निजात मिलेगी। वहीं पहली बार शहर के तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्र में भी स्ट्रीट लाइट लगाई गई है, जिससे कि कपाली का क्षेत्र अब शहर क्षेत्र में तब्दील होगा। विधायक सविता महतो ने यह कहा है कि कपाली क्षेत्र की वर्षों पुरानी सड़क और नाली से जुड़ी समस्याओं को दूर करना उनकी प्राथमिकता रही है। उन्होंने आश्वासन ये दिया है कि अगर नगर परिषद के शेड बचे तो वार्डों में भी विकास कार्य चरणबद्ध तरीके से किए जाएंगे। में कपाली नगर परिषद में जो 21 वार्ड है वहाँ पर 25 योजना का शिलान्यास किया गया है। इसमें रोड भी है और नाली भी है और स्ट्रीट लाइट भी है। लगभग 3 करोड़ की लागत से किया गया है। विगत जो 1 साल रहा उसमें जो भी कपाली की मूलभूत समस्याएं जैसे सड़क, नाली आदि समस्याओं से कपाली जूझ रहा था,
तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने सड़क परिवहन मद में लगभग 1,77,00,000 की योजनाएं, जिसमें 14 सड़कों का निर्माण है, और नागरिक सुविधा मद से हम लोगों का 1,11,00,000 का योजना टोटल पास हुआ है, जिसमें से कि 9 नालियां हैं, और पहली बार ऐसा हुआ है कि कपाली शहर में 400 स्ट्रीट लाइट्स 25 लाख की लागत से उनका इंस्टॉलेशन किया जा रहा है। धनबाद के सांसद जुलू महतो ने गैस रिसाव मामले में केंदुआ डी थाना क्षेत्र का भ्रमण किया। केंदुआ डी में हो रही जहरीली गैस रिसाव की दर्दनाक घटना पर सांसद ने अत्यंत दुख जताया है। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, संबंधित अधिकारियों को गैस रिसाव स्थल की तत्काल मिट्टी भराई कर स्थिति नियंत्रण करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और मृत परिजनों को उचित मुआवजा देने पर भी सांसद ने जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की पूरी जिम्मेवारी बीसीसीएल को लेनी चाहिए। कहीं ना कहीं गैस रिसाव का ये मामला बीसीसीएल की लापरवाही को दर्शाता है। वही के कारण ये गैस का रिसाव हुआ है और तुरंत इस पर कार्रवाई भी करना चाहिए, और बीसीसीएल जैसे तैसे आउटसोर्सिंग वाला जो चल रहा है, आउटसोर्सिंग जो पूर्व में खदानें चली है, उसका कैसे सुरक्षा व्यवस्था हो, जो अंदर में गैस है उसको कैसे रोका जाए, इसको सारा चीज़ को ताक में रखते हुए माफिया लोग बड़े बड़े आउटसोर्सिंग ले लिया गया है। उन लोग जैसे तैसे कानून को ताक में रखते हुए वो लोग काम कर रहा है। सिर्फ कोयला निकालना है, माफिया लोग को कोयला चोरी करना है। उसका परिणाम है कि यहाँ पे गैस का जो निकलना प्रारंभ हुआ है, इसका सरासर दोषी बीसीसीएल, आउटसोर्सिंग प्रबंधन, और इस पर कार्रवाई अगर नहीं करता है तो जिला प्रशासन भी दोषी होगा इस पर। फिलहाल वक्त